Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, in previous videos we have discussed about balanced and unbalanced forces. Now, in this video lecture we will discuss about Galileo's experiments, first law of motion, inertia and mass. Now, let us start this video with Galileo's experiments. Students, गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन है। मीन्स अगर हम चाहें तो इंक्लाइंड प्लेन बना सकते हैं। जैसे ये हम ऐसे काट लेते हैं और इस पे अगर हम इस तरह से रख दें इस कॉपी को, तो क्या हो जाएगा? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन बन जाएगा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा ऐसे, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है। तो गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि objects move with a constant speed when no force acts on them. जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करता है तो ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उस पे किसी तरह का फोर्स एक्ट नहीं करता है। वैसा ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है उसमें किसी तरह का फोर्स नहीं लगता है। यानी हम कह सकते हैं, वी कैन से अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा हो तो वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा हो तो वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। गैलीलियो ने एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक मार्बल को ऊपर में रखा और उन्होंने देखा कि जब हम मार्बल को इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर से छोड़ते हैं तो वो क्या होता है? उसका स्पीड इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही मार्बल ऊपर से नीचे की ओर आता है उसका स्पीड इंक्रीज करता है। इसका स्पीड क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है और वह अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशन। अर्थ की ग्रेविटेशन का अनबैलेंस्ड फोर्स इस मार्बल पे लग रहा है, इसलिए ऊपर से नीचे आते समय इंक्लाइंड प्लेन पे इसका स्पीड इंक्रीज कर जाता है। जबकि जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे से ऊपर की ओर मार्बल को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो इसका स्पीड डिक्रीज कर जाता है। वो भी क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस मार्बल पे क्या लग रहा है? एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है जो है ग्रेविटेशन का फोर्स। इसलिए मार्बल को जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे से ऊपर की ओर भेजते हैं, नीचे से ऊपर की ओर मूव कराते हैं तो इसका स्पीड डिक्रीज कर जाता है। ऊपर से नीचे की ओर जब हम मूव कराते हैं तो इसका स्पीड इंक्रीज कर जाता है। तो स्पीड इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, इसका मतलब है कि इस पे क्या लग रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो क्या होता है? उसमें एक्सेलरेशन आता है, उसका स्पीड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो उसका मोशन जो होता है, उसका जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। गैलीलियो ने क्या किया? फिर दो इंक्लाइंड प्लेन लिया जो इस तरह से थे। जैसे एक प्लेन ऐसे और एक प्लेन हमने ऐसे रखा। इस तरह से उन्होंने प्लेन बनाया, जो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं। ऐसा प्लेन उन्होंने बनाया। यानी दो इंक्लाइंड प्लेन है।
सेम हाइट पे यहाँ पे। तो जैसे ही हम एक मार्बल को, मार्बल आप समझ सकते हैं जो कांचा होता है शीशे का, उसे ही हम मार्बल कहते हैं। और उस मार्बल को उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा, तो फिर जिस स्पीड के साथ ये नीचे आ रहा है उसी स्पीड के साथ ये ऊपर जाएगा, और जिस हाइट पे ये कांचा है उसी हाइट पे यहाँ तक ये पहुंच जाता है। फिर वैसे ही जैसे ही ये जो हमारा राइट साइड में ये प्लेन है, इसको मैंने क्या किया, डाउन किया, यानी गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ऐसा पाया। तो उन्होंने इस प्लेन को क्या किया, डाउन किया। उन्होंने जब इस प्लेन को डाउन किया तो ये कांचा फिर से अपने मैक्सिमम हाइट तक, मीन्स जहां तक इसका हाइट है, फिर ये नीचे जाता है, इसका स्पीड बढ़ता है और फिर ये इस हाइट तक पहुंच जाता है। फिर और इसके हाइट को उन्होंने नीचा किया, इसके ये स्लोप को कम किया, और ये क्या हुआ, फिर इस हाइट तक पहुंच जाता है। और फिर लास्ट में इन्होंने इसे क्या किया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी इसका स्लोप 0 कर दिया। तो फिर ये हमारा कांचा जो है मूव करके यहां तक चला जाता है नीचे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम हाइट यहाँ पे एक्वायर कर रहा था, और यहाँ पे ये जो है क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें किसी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इस कांचे पर किसी तरह का कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसका स्पीड जो है कांस्टेंट है। यानी ये जिस स्पीड के साथ यहाँ आ रहा है उसी स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है। जिस हाइट तक ये है, यहाँ पे है, जिस हाइट से ये चलना स्टार्ट किया था, मूव करना स्टार्ट किया था, उसी हाइट तक यहाँ पे पहुंच जाता है। और हर केसेस में ये सेम हाइट को एक्वायर करता है, सेम स्पीड के साथ ये मूव करता है, सेम डिस्टेंस को ये कवर करता है। इसका मतलब है कि इस पे किसी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसका जो मोशन है, जो स्पीड है, वो यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड जो है ये कांस्टेंट है। लेकिन रियल लाइफ में, डे टू डे प्रैक्टिस में, किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स 0 हो, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस पे किसी भी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उस पे किसी ना किसी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। जैसे कि मैक्सिमम उस पे फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ी देर बाद मूव करने के बाद रुक जाता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन के कारण। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हम सरफेस पे लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, या सरफेस पे जो रफनेस है उसको हम कम करते हैं, उसको स्मूथ बनाते हैं, तो फ्रिक्शन का फोर्स कम लगता है और ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तक आगे वो मूव कर पाता है, यानी वहाँ पे उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया, और गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को, फोर्स और मोशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने स्टडी किया। गैलीलियो का जो आइडिया था फोर्स और मोशन को लेकर के, उस आइडियाज को न्यूटन ने स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन दिए। मोशन के 3 फंडामेंटल लॉ दिए न्यूटन ने, जिसे हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और आप लोग जानते हैं देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। First law of motion: an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. First law of motion में कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मीन्स रेस्ट के पोजीशन में है, तो वह रेस्ट के पोजीशन में ही रहना चाहता है। अगर वह यूनिफॉर्म मोशन में है, किसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वह उस यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि उस पर किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट
जिस पोजीशन में होता है, अगर वह रेस्ट के पोजीशन में है तो रेस्ट के पोजीशन में ही रहना चाहेगा। अगर पोजीशन ऑफ मोशन में है, मीन्स मोशन के पोजीशन में है, तो वह पोजीशन ऑफ मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें। All objects resist a change in their state of motion. सभी ऑब्जेक्ट्स अपने मोशन के पोजीशन में, मोशन के स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मीन्स उसको रोकते हैं। वो जिस पोजीशन में है, अगर वो रेस्ट के पोजीशन में है तो रेस्ट के पोजीशन में रहना चाहेंगे, मोशन के पोजीशन में है तो मोशन के पोजीशन में ही रहना चाहेंगे। अगर उनके स्टेट ऑफ मोशन में किसी तरह का हम चेंजिंग करने का प्रयास करते हैं तो वे उसको रेजिस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ रेस्ट में किसी तरह का कोई चेंज हो। The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. तो ये जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का अनडिस्टर्ब्ड रहने का, मीन्स उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हर ऑब्जेक्ट, हर इंसान ये भी चाहता है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम जो कर रहे हैं वो करें, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। वैसे ऑब्जेक्ट्स की भी एक टेंडेंसी होती है कि वे अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। यानी वे रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहते हैं, मोशन में है तो वे मोशन में ही रहना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की इस टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स की इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आइए इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम किसी बस में सवारी कर रहे हो, किसी कार में सवारी कर रहे होते हैं या किसी ट्रेन में सवारी कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है, अगर हम कार में हैं और हम ब्रेक लगाते हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो हम क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। और अचानक ब्रेक लगाने के कारण कभी कभी हमें चोट भी लग जाती है जब हम सीट बेल्ट नहीं पहने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलो होता है, और ये सब इनर्शिया के कारण ही होता है। क्योंकि हम कार के साथ साथ मोशन में होते हैं। जब कार मूव कर रहा होता है तो उसके साथ साथ हमारा बॉडी भी मूव कर रहा होता है, और जैसे ही हम कार को ब्रेक लगाकर रोकते हैं तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो है कार के सरफेस के साथ साथ वो रुक जाता है, बल्कि हमारे शरीर का बाकी जो हिस्सा है वो अभी भी मोशन में होता है। हमारे शरीर का बाकी हिस्सा अभी भी मोशन में होता है और वो मूव करना चाहता है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखना चाहता है। इस कारण ब्रेक लगाते ही हमारा शरीर क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, जिसके कारण हमें कभी कभी चोट भी लग जाता है। तो इस इंजरी से बचने के लिए हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए। सीट बेल्ट लगाते हैं तो क्या होता है? हमारे सीट बेल्ट हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से को, बाकी हिस्से को सीट से बांधे रखता है, जिसके कारण हमारा शरीर आगे की ओर मूव नहीं करता है जब हम ब्रेक लगाते हैं। तो सेम सिचुएशन होता है जब हम बस में खड़े हो और सवारी कर रहे हो। यानी जब हम बस में खड़े हैं, बस भी स्थिर है, और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारा शरीर पीछे की ओर मुड़ जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। जब बस स्टार्ट होती है अचानक तो हमारा शरीर क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस के साथ साथ हमारा जो शरीर होता है, मीन्स हमारा जो पैर होता है, शरीर का निचला हिस्सा जो पैर है, बस के सरफेस के साथ साथ अटैच होता है, और जैसे ही बस मूव करता है हमारा पैर भी मोशन में चला आता है, बल्कि शरीर का ऊपर वाला हिस्सा
अभी भी रेस्ट के पोजीशन में रहना चाहता है। यही रीज़न है कि हमारा पैर बस के सरफेस के साथ साथ आगे की ओर मूव कर जाता है, बल्कि बाकी हिस्सा अभी उसी स्थिति में, उसी रेस्ट के पोजीशन में वहीं पे रहना चाहता है, जिसके कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इनर्शिया के कारण ही हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन में है तो वो रेस्ट के पोजीशन में ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करें। स्टूडेंट्स, जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं या कार में बैठे होते हैं और कार मूव कर रही होती है, और जैसे ही हमें मोशन का डायरेक्शन चेंज करना होता है, मीन्स अगर किसी मोड़ पे हम जैसे ही मोड़ते हैं कार को, तो क्या होता है, उस पर बैठे हुए पैसेंजर क्या होते हैं, कार के एक साइड झुक जाते हैं। जैसे ही कार को हम मोड़ते हैं, किसी तीखे मोड़ पे टर्न लेते हैं जैसे ही, तो क्या होते हैं, हम एक साइड में, कार के एक साइड में झुक जाते हैं। ये भी इनर्शिया के कारण ही होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, और जैसे ही हम मोशन के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जैसे ही टर्न लेते हैं, तो हमारा बॉडी अभी भी चाहता है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहे। तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहना चाहता है, और लेकिन हम उसके मोशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है, झुक जाता है। तो ये सब इनर्शिया के कारण ही होते हैं। और यहाँ पे क्या लग रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, और हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कैरम का खेल खेला होगा, कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं तो आप ऐसे, जैसे कि कैरम बोर्ड पे हम लोग कैरम कोइंस को अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज होता है कैरम कोइंस। और स्ट्राइकर से जैसे ही हम हिट करते हैं, तो नीचे वाला जो कैरम कोइन है वो वहां से मूव करता है, मूव करके आगे की ओर बढ़ जाता है, और बाकी ऊपर में जितने भी रखे हुए कैरम कोइंस हैं वे वैसे के वैसे नीचे आ जाते हैं। मीन्स ऊपर का कोई भी कोइन डिस्टर्ब नहीं होता है, बस नीचे का कोइन यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ से मूव कर जाता है, और बाकी सारे कोइन यहीं पे नीचे चले आते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इनर्शिया के कारण ही हुआ। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कांच का ग्लास है। कांच के ग्लास पे मैंने एक पेपर रखा, और उसमें मैं एक 5 रुपए का कॉइन रखता हूँ। 5 रुपए का कॉइन मैंने रखा, और जैसे ही मैं इस पेपर को ऐसे खींचता हूँ, तो क्या होता है, ये जो सिक्का है 5 का जो कॉइन है वो इस ग्लास के अंदर आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये इनर्शिया के कारण हुआ। क्यों हुआ? इनर्शिया के कारण। स्टूडेंट्स, ये जो 5 रुपए का कॉइन था मेरे पास, ये इस पेपर पे रखा हुआ था, और ये पोजीशन ऑफ रेस्ट में था, मीन्स रेस्ट के पोजीशन में था। और मैंने क्या किया, मैंने इस पेपर को मूव किया, तो ये पेपर तो मोशन में आ गया, और ये जो सिक्का है वो रेस्ट के पोजीशन में ही रहना चाह रहा था। ये रेस्ट के पोजीशन में ही रहना चाहता था। इसने अपने रेस्ट के पोजीशन को बनाए रखना चाहा, इसलिए ये क्या हुआ, वहीं का वहीं शीशे के ग्लास में गिर गया। तो ये क्यों हो रहा है? इनर्शिया के कारण हो रहा है। ये अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहता है, ये मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस पे हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, हमने बस फोर्स लगाया तो पेपर पे लगाया, पेपर को मैंने मूव कराया, तो पेपर तो मूव हो गया, लेकिन ये जो सिक्का था वो पेपर के साथ मूव नहीं हुआ, वो अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाह रहा था, इसलिए वो वहीं का वहीं नीचे ग्लास में गिर गया। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को
स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखना चाहता है, और स्टेट ऑफ मोशन का वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, मीन्स वो अनडिस्टर्ब रहना चाहता है। और जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट से उसे मोशन में लाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। अगर मोशन में है और हम उसे रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ का भी विरोध करता है, उसको भी रेजिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को हम चेंज करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है। इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूविंग पोजीशन में है, तो वह मूविंग पोजीशन में ही रहना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। और ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, उसका इनर्शिया कहलाता है। Heavier or more massive objects offer large inertia. Heavier or more massive objects offer large inertia. Students, आपने देखा होगा जैसे कि अगर कोई बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही हल्की ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये पेन को मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैंने क्या किया, इजीली मूव कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे एक बहुत बड़ा ट्रेन खड़ा है और उस ट्रेन को मूव करना, तो क्या मैं उस ट्रेन को मूव कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन का जो एनर्शिया है इस पेन के एनर्शिया से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो एनर्शिया ज़्यादा होने के कारण उसमें जो टेंडेंसी है अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की, वो बहुत ही कम है। मीन्स वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएगा हमारे फोर्स लगाने से, क्योंकि उसके एनर्शिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही ये जो एक स्केच पेन है, इसका जो एनर्शिया है उस ट्रेन के एनर्शिया से कम है, क्योंकि इसका वेट क्या है, कम है। ये ज़्यादा हेवी नहीं है, ट्रेन बहुत ज़्यादा हेवी है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना ही ज़्यादा हेवी होता है उसमें रेजिस्टेंस का, यानी जो अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज करने का, जो पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करने का जो टेंडेंसी होता है वो कहीं ज़्यादा है। यानी वो रेस्ट में है तो वो बिल्कुल रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो मोशन में आना ही नहीं चाहेगा। वो जो टेंडेंसी है, अनडिस्टर्ब रहने की टेंडेंसी है, वो हेवियर ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होता है और लाइटर ऑब्जेक्ट में वो टेंडेंसी बहुत ही कम होता है। इसलिए हम उन्हें थोड़े से फोर्स लगाकर, थोड़े से अनबैलेंस्ड फोर्स लगाकर इजीली मूव कर पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज एनर्शिया। यानी जो बहुत हेवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें एनर्शिया ज़्यादा होता है, और जो हल्की वस्तुएं होती हैं, जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें एनर्शिया कम होता है उनके बनिस्पत। एनर्शिया, द एनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो एनर्शिया है उसके मास से मेजर किया जाता है। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उसका एनर्शिया भी ज़्यादा होता है, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसका एनर्शिया भी क्या होता है, कम होता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के एनर्शिया को हम उसके मास के द्वारा मेजर कर सकते हैं। Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. तो inertia क्या है? inertia टेंडेंसी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। inertia किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो क्या करता है, अपने स्टेट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है। यानी जब उसके पोजीशन को कोई चेंज करने आता है तो वो उसका विरोध करता है, उसका रेजिस्ट करता है। एनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी होता है, और ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है, तो ऑब्जेक्ट जो है अपने वो उसके पोजीशन में, उसके स्टेट ऑफ मोशन में अगर हम चेंज करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो उसको रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। यानी वो जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में बने रहना चाहता है। वो अपने पोजीशन में जो चेंजेस है उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है।
तो ये क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहलाता है, जो हर ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स एनर्शिया। देखिए इस चीज का एकदम ये अपोजिट हो गया। यानी एनर्शिया जो होता है, किसी एनर्शिया को हम उसके किसी ऑब्जेक्ट के मास से हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स जिस ऑब्जेक्ट का मास अधिक होता है उसका एनर्शिया क्या होता है, अधिक होता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसका एनर्शिया भी कम होता है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स एनर्शिया। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का एनर्शिया ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट का एनर्शिया कम है तो उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। यानी मास जो होता है एनर्शिया का मेजरमेंट होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स एनर्शिया। I hope students you are understanding. If there will be any doubt, any question, you can ask in comment box. Thank you.